देखो, आज हम लोग जीओसी का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोगों ने अब नया टॉपिक जो है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इसको डिस्कस करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन को डिस्कस करना है, ठीक है। इससे पहले हम लोग यहाँ पे प्लस एम माइनस एम को पढ़ चुके हैं और प्लस एम माइनस एम में हम लोगों ने एसिडिटी बेसिडिटी और उसका पूरा एप्लीकेशन पार्ट को हम लोगों ने समझ लिया था। अब हाइपर कॉन्जुगेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसको सबसे पहले इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप टूवर्ड्स पाई बॉन्ड कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। मतलब एल्काइल ग्रुप का पाई बॉन्ड्स के टुवर्ड्स क्या होता है, एल्काइल ग्रुप का पाई बॉन्ड के टुवर्ड्स जो इफेक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब इसमें हम लोगों को सबसे पहले तीन बातें यहाँ पे डिस्कस करनी है। जैसे हमने रेजोनेंस में पढ़ा था वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी डिस्कशन करेंगे कि वाई रीड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, वाई रीड हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। दूसरी बात अगर हम लोग डिस्कस करें तो हाउ, सेम, और तीसरा होता है वेयर, कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कशन का पार्ट इसको बनाते हैं। और देखो, इतनी बातें समझ में आ चुकी है क्या क्या है। मैंने अभी कुछ खास चीज़ें बताई है नहीं, यहाँ पे ये बताया कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे क्या क्या हमको इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। दूसरे पेज पर स्लाइड में मैं चलूँ तो अगर मैं सबसे पहले टॉपिक की बात करूँ कि हम लोग जिसमें वाई को डिस्कस करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोगों को पढ़ना क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। देखो हुआ क्या, यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि टू एक्सप्लेन all chemical properties all chemical property of molecule को जानने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक्सप्लेन ऑल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कशन का पार्ट बनाने के लिए हमको हाइपर कॉन्जुगेशन की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन आया कहाँ से, क्यों इसको लाए हम। देखिए हुआ क्या, अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से तुम लोगों को समझाऊँ तो यहाँ पर अगर मैं बेंजीन रिंग बनाऊँ तो बेंजीन रिंग के पास यहाँ पर मैं अगर OH लगा दूँ तो OH तुम्हें पता है कि ये प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। ये क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अब ये नेगेटिव अंदर डबल बॉन्ड की फॉर्म में आएगा तो ये डबल बॉन्ड आगे चला जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में। तो यहाँ पे नया स्ट्रक्चर तुम्हारे पास जो जनरेट होगा वो बन जाएगा तुम्हारा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H, और O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे फिर से अगर ये नेगेटिव चार्ज आगे रेजोनेंस का पार्ट बने तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आगे नेगेटिव की फॉर्म में खिसक जाता है। तो ये क्या होगा, डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं बॉन्ड्स, बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। डिलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स को हम रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से हुआ है, प्लस एम से हुआ है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया है। फिर से अगर ये नेगेटिव इधर आ जाए तो ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा और वापस आपको पहला वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, आपको पहले वाले जैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। उसी की तरह देखो ये आपको स्ट्रक्चर मिल गया। अब यहाँ पे आप लोग ओवरऑल देखेंगे, इसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा कि नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आया है। एक तो ऑर्थो पे आया है, दूसरा पैरा पे आया है और तीसरा ऑर्थो पे आया है। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है। ये वाला ये ऑर्थो है, ये वाला ये पैरा है और ये वाला ये ऑर्थो है, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है। अगर मैं बात करूँ कि बताइए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल डालूँ, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफाइल डाल दूँ, इलेक्ट्रोफाइल कोई सा भी,
वो इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल डाला तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है ये आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट हमको जो मिलेगा वो यहाँ पे इस तरीके से कुछ नज़र आएगा। यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। ये दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये दो प्रोडक्ट, ये फर्स्ट प्रोडक्ट और ये सेकंड प्रोडक्ट, ये हमको समझ में आए कि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट हुआ या रेजोनेंस हुआ। रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजिशन पे आया और हमको ये दोनों प्रोडक्ट मिल गए। पर अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं बेंजीन रिंग ले लूँ, यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग ले ली और यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3 और इसमें मैंने इलेक्ट्रोफाइल डाला, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे को भी यहाँ पे भी सेम दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। पर इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? देखो यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मैंने डाल दिया और यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे मैंने ये इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया। यहाँ पर भी ये ऑर्थो प्रोडक्ट मिल रहा था और ये पैरा प्रोडक्ट मिल रहा था। ये दो प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहे थे, ये ऑर्थो वाला था और ये पैरा प्रोडक्ट मिल रहा था। ये दो प्रोडक्ट सेम एज इट इज़ उसकी तरह मिल रहे थे। पर पहले वाले को हमने एक्सप्लेन कर लिया प्लस एम के कारण, प्लस एम रेजोनेंस के कारण। अब ये प्रोडक्ट हमको कैसे, देखो ना तो ये यहाँ पे ना तो ये प्लस एम दिखा रहा है, ना ये प्लस आर दिखा रहा है, ना ये रेजोनेंस कर रहा है, ना ये प्लस एम दिखा रहा है। तो फिर कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, इस पे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो यहाँ पर हमने सहारा लिया किसका? यहाँ पे हमने सहारा लिया हाइपर कॉन्जुगेशन का। इसको डिफाइन किया जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। यहाँ पे हमने सहारा लिया किसका? हाइपर कॉन्जुगेशन का। अब हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। CH, इधर H और इधर H। आप जानते थे यहाँ पर ये क्या है, ये sp3 कार्बन है। इसके नेक्स्ट वन इस क्या है, यहाँ पे sp2 है और आप जानते हैं कि sp2 जुड़ा हुआ, उसके पास जुड़ा हुआ कार्बन sp3 हो और उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो। यहाँ पे तो तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग की कंडीशनें होती हैं। ये 11th क्लास में मैं बता चुका हूँ। तो अब क्या होगा, देखो ये कंडीशन आ गई, sp3, sp2 और अल्फा हाइड्रोजन। sp2 से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 होना चाहिए और उस पर एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने बता दिया, कंडीशन इसने फुलफिल कर ली है। अब होगा क्या, देखो ये हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे शो करेगा। ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है यहाँ पे। अब यहाँ पे डोनेट करेगा, तो यहाँ पे इस कार्बन पे ये दिख रहा है, ये कार्बन जो मैं बना रहा हूँ, ये वाला पॉइंट जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला कार्बन, वेट मैं बताता हूँ पॉइंट आउट कैसे किया जाता है। यहाँ पे एक मिनट, हाँ, ये देखो, ये दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट आउट जो कर रहा हूँ ये क्लियर दिख रहा है, नजर आ रही है? देखो यहाँ ये वाला कार्बन क्या होगा, जैसे ही ऊपर वाला हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देके जाएगा इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे जैसे ही देके जाएगा तो होगा क्या, ध्यान से समझना। होने क्या वाला है कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड उठकर आगे चला जाएगा, इधर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, शायद आप लोगों के समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे H2 हो गया, CH2 पे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा H पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये वाला नेगेटिव। क्योंकि इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो रहे थे, जैसे ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड हो रहे थे, तो 5 बॉन्ड नहीं रखेगा, आगे शिफ्ट कर देगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज आगे आएगा बॉन्ड की फॉर्म में और ये आगे चला जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी शो करने लग जाएगा। किसके कारण? हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। CH2 और यहाँ पे H पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आगे बॉन्ड की फॉर्म में जाएगा, ये बॉन्ड आगे नेगेटिव की फॉर्म में। तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर बनेंगे और इन स्ट्रक्चरों को कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है, पर किसके कारण हो रहा है, कौन है यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हैं यहाँ पे आप लोग। कौन है यहाँ पे? है आपका
हाइपर कॉन्जुगेशन इस इनिशिएट किसने किया है, हाइपर कॉन्जुगेशन ने किया है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे अब बॉन्ड वापस बन जाएगा, तो CH2H से मैं इसको दिखा सकता हूँ, पहला वाला ही स्ट्रक्चर बन चुका है। अब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या हुआ है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोफाइल के साथ में सेम वही स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा था जो प्लस एम में हमको दिख रहा था। अगर प्लस एम ग्रुप कोई जुड़ा हुआ होता बेंजीन रिंग के साथ में तो वो भी ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग होता था, और सेम एज इट इज़ अगर हमारे पास CH3 जुड़ा हुआ है तो वो भी कुछ ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग क्यों दे रहा है ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने। ठीक है। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो दूसरे हम क्यों पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी बताने के लिए। स्टेबिलिटी भी हाइपर कॉन्जुगेशन से बताई जाती है। टू एक्सप्लेन stability of molecule और आयन। स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल और आयन की स्टेबिलिटी बताने के लिए हमको इसका यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूं, मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, दूसरे में बात करूं, मेरे पास एक ये कंपाउंड मेरे पास है और दूसरा कंपाउंड मेरे पास मैंने ये ले लिया। ठीक है, तीसरे की मैं बात करूं तो एक कंपाउंड मेरे पास ये है जिस पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, और दूसरा कंपाउंड मेरे पास ये है जो ये है। ठीक है, इन दोनों में। और चौथा कंपाउंड की मैं अगर बात करूं तो चौथा कंपाउंड ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, जैसे चौथा कंपाउंड में ले लेता हूँ आपका, चलो ये 3 ही कर लो, छोड़ो 3 ही कर लो आप, इन तीनों को बता दो, तीनों बहुत हैं। यहाँ पे हम पहले वाले का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अब बताओ मुझे, देखो ये समझिए कैसे हम स्टेबिलिटी बताते हैं, शायद किसी को पता होगा भी, नहीं भी होगा, चलो मैं ही समझा देता हूँ इसको कि होगा क्या। देखिए, अगर मैं पहले वाले को डिस्कस करूँ तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे हम स्टेबिलिटी बताते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या है, पहले वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में रेजोनेंस कहीं नहीं हो रहा है, और दोनों एल्कीन हैं, दोनों ही एल्कीन हैं। मैं अगर इन दोनों में आपको स्टेबिलिटी कंपेयर कराऊं तो आप क्या कहेंगे कि सर किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो कार्बन होता है, मैंने आपको बता रखा है, ये BLN नोटेशन है, BLN में जब कुछ नहीं होता है तो कार्बन होता है, यहाँ पर भी कार्बन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है, एक मिनट, ये जो डबल बॉन्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये वाला भी sp2 है और ये वाला भी sp2 है। इसके नेक्स्ट वाला कार्बन sp3 है, सर यस sp3 है ये भी, और ये वाला भी sp3 है, हाँ जी बिल्कुल ये भी sp3 है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन पक्का है, ये सारे ही अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3। अल्फा हाइड्रोजन कौन से होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन होता है, और उससे जुड़े हुए अगर हाइड्रोजन है तो वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जो होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पर क्या है, सिंपली ये ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो ना तो इसके साथ कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, ना ही इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। हाँ, कहीं इनको मत गिन लेना आप, इनको कहीं अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं गिन लेना, कभी इनको गलती से अल्फा हाइड्रोजन मत गिन लेना। जो ये वाले हाइड्रोजन्स होंगे, ये वाले हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड को मैं फंक्शनल ग्रुप मान के चल रहा हूँ, डबल बॉन्ड को अगर मैं कहूँ फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा कार्बन। यहाँ पे कार्बन ही नहीं है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो दूर दूर तक हमको दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इस पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा बी वाले से। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? क्या
क्या इतनी बात समझ में आ गई है ना? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं दूसरा वाला कंपाउंड डिस्कस करता हूँ। देखिए, दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो ये CH2 पॉजिटिव। अब देखो बेटा, ये हाइब्रिडाइजेशन देखना तो तुम खुद सीख चुके हो, स्टेरिक नंबर वाला मैंने बता लिया है तुमको। यहाँ पर भी कार्बन होगा, इस वाले पॉइंट पे ये कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ये कार्बन है। और स्टेरिक नंबर वाले से तुम जानते हो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा ही, क्योंकि 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टेरिक नंबर वाले मेथड से क्या बोल सकते हो तुम, 3 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, यानी 3 स्टेरिक नंबर आ गया और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो चुका है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका आ चुका है, इसके साथ में जो यहाँ पे जुड़े होंगे वो कौन जुड़े होंगे, CH3। CH3 मैंने बताया जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे कार्बन होता है, और बाकी वैलेंसी तुमने हाइड्रोजन से पूरी कर लेनी है। तो ये sp2 है, ये दोनों sp3 हैं, sp3 हैं, और sp3 इनके पास देखो sp2 से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो इनके पास 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। दूसरे वाले को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे वाले में क्या है, ये sp2 कार्बन एटम है, ये sp2 है, नेक्स्ट वन इज sp3, एंड ये वाला भी sp3 होगा, ये वाला भी sp3 होगा। तो देखते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊँ तो यहाँ पे हो जाएगा ये CH3 होगा, CH3 होगा। यहाँ पे जो कार्बन होगा इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि 2 वैलेंसी इसकी पहले से ही पूरी हो रखी है। तो 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, और पहले वाले में कितने हैं, तो 6 हैं। तो ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय बी के। अब मुझे थर्ड वाला खुद करके दिखा दीजिए आप लोग फटाफट से। थर्ड वाला खुद करके दिखा दीजिए कैसे स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू बताएंगे, ठीक है। जल्दी बताइए मुझे, थर्ड वाला मुझे खुद कंपेयर करके बता दीजिए फटाफट से। बताइए, जल्दी बताइए। ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए, ए वाला क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 होगा, और इधर ये CH3 होगा, और इधर ये CH3 होगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पहला वाला स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने, ए वाला, ये ए वाला स्ट्रक्चर है। तो इसके पास देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम है, ये sp2 है, और ये उससे जुड़े हुए ये sp3 है। एक भी sp3 जुड़ गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। तो यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब sp3 है तो इनके पास देखो फंक्शनल ग्रुप मैंने ये मान लेना कार्बन पॉजिटिव, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ओवरऑल 9 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, 9 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है। और दूसरा अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, इसको बी ले लेते हैं, और बी वाले की मैं बात करूं तो यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं, CH3 जुड़ा हुआ है, और दूसरा भी CH3 जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रखा है, उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब थर्ड वाला पोजीशन खाली है, और एक इसके पास क्या होगा, पक्का हाइड्रोजन 100% होगा, क्योंकि एक बॉन्ड की जगह में तो पॉजिटिव आ गया, चौथे बॉन्ड की जगह में हम कार्बन अपनी इच्छा से नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर तो पक्का है कि ये वाली पोजीशन जो खाली होती है उन पे, यहाँ पे ये कुछ लिखा नहीं हुआ है इन पोजीशनों पे, तो इन पोजीशनों पे क्या होगा, इन पोजीशनों पे पक्का कार्बन होना ही होना है इन पोजीशनों पे। मगर बाकी पोजीशनों पे हम खुद से अपनी तरफ से कार्बन नहीं रख सकते। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये sp2 होगा, और इससे जुड़े हुए कार्बन sp3 कार्बन होंगे, और sp3 वालों के पास हाइड्रोजन भी है, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ए वाले के पास 9 है, दूसरे वाले के पास 6 है, तो ए वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बी वाले से। ये चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। ये तो था हम हाइपर कॉन्जुगेशन को क्यों पढ़ते हैं, ये स्टेबिलिटी बताने के लिए, और पहला वाला हम लोगों ने बताया था उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए, ठीक है। इतनी बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या इतनी बात में कोई किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखिए, अब बात करते हैं हाउ, कहाँ पे या
कौन से पॉइंट ऐसे जो हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करते हैं। पहला पॉइंट ये है इसमें कि इट मस्ट हैव पी ऑर्बिटल, इसके पास पक्का एक पी ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि एडजेसेंट हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। और तीसरा पॉइंट अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा इट हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास एक एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सी, यहाँ पे ऑर्बिटल को मैं शो कर लेता हूँ पी ऑर्बिटल को, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को ले सके। और पी ऑर्बिटल कैसा भरा हुआ होगा, एक बात ध्यान रखना, भरा हुआ होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल बेटा, वैकेंट पी ऑर्बिटल। भरा हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉनों को लेगा कहाँ। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि भरा हुआ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ये CH2 होगा, CH2 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होगा कि पी ऑर्बिटल वैकेंट होगा। अब वैकेंट होगा तो उसके बाद वाली कंडीशन देख लेते हैं। उसके एडजेसेंट पे sp3 होना चाहिए। कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा यानी sp3, और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन। तो उस कार्बन से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन्स होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है भाई। अब हमने कहाँ कहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ना है ये मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद डिटेल में हमको इस पे डिस्कशन करना है। वेयर पहला पढ़ते हैं इन कार्बोकटाइंस। ये तो हमने एग्जाम्पल में देख ही लिया है, क्लास 11th में भी तुमने कार्बोकटाइन के ही थ्रू पढ़ा था। इन कार्बोकटाइंस यानी C, इधर H, इधर H और कार्बन, और इसके पास यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। और वैकेंट ऑर्बिटल क्यों ही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा, ठीक है। ये तो पहला कार्बोकटाइन में। दूसरा होगा इन फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में क्या होगा, इधर CH, इधर H, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे क्योंकि फ्री रेडिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ चुकी है। तीसरी बात हम इसको डिस्कस कहाँ करते हैं, तीसरा हम इसको करते हैं आपका एल्कीन में। इन एल्कीन में हम हाइपर कॉन्जुगेशन को डिस्कस करते हैं CH3, C डबल बॉन्ड C में भी, क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस होता है। और चौथा इन बेंजीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस होता है। वो मैं पहला ही एग्जाम्पल मैंने बेंजीन रिंग से करवाया था। तो इन 4 जगहों में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ना है, ठीक है। इन 4 जगहों पे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ना है। अब एक एक करके हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। करें स्टार्ट। देखिए पहले बात करते हैं, पहला बात है रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल किस तरीके से हमको देखने के लिए मिलता है। देखिए क्या होगा अगर मैं NH2 को, देखिए मैं बात करता हूँ रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या रोल है, ध्यान से समझना, हाँ ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पे NH2 ले लूँ, यहाँ पे कार्बन ले लूँ, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल कैसे आएगा, जब इस पे पॉजिटिव होगा, एक वैकेंट हो जाएगा और बाकी 2, देखो 3 बॉन्ड तो बना रखे ना, एक हाइड्रोजन के साथ में, दूसरा हाइड्रोजन के साथ में, तीसरा नाइट्रोजन के साथ में, और इसके पास पॉजिटिव नहीं होगा। अगर इसके पास चौथा भी हाइड्रोजन आ जाएगा तो वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा ही नहीं। तो वैकेंट होने के लिए इसके पास पॉजिटिव होना जरूरी है।
तो वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जैसे ही वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी भी पूरी कर लेता हूँ, यहाँ पे NH2 होगा, तो NH2 होगा तो नाइट्रोजन के देखिए आप, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ध्यान से देखो आप, दो तो लोन पेयर हो गए और एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है तो 2 वहाँ से हो गए, दूसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन के साथ हो गए तो 2 वहाँ से हो गए, और एक बॉन्ड कार्बन के साथ हो गया तो 2 यहाँ से हो गए। तो यहाँ पे ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन हमारे नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है। कार्बन के पास कितने हैं? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट होंगे। आप देख लेना, जिसको डाउट हो मुझसे पूछ लेना। अब होगा क्या, नाइट्रोजन के सामने जैसे ही ऐसे कुछ स्पीसीज आती है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो इस नाइट्रोजन को दया आ जाती है और ये अपने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देता है। NH2 डबल बॉन्ड कार्बन, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। अब इसके पास भी 8 हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही, 2 हाइड्रोजन के साथ में और 2 डबल बॉन्ड। तो यहाँ के मुकाबले, फर्स्ट के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूँ तो सेकंड वाला मोर स्टेबल हो जाएगा, सेकंड वाला मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला मोर स्टेबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि भले इस पे आयन आ चुका है, ये न्यूट्रल है और इस पे, हाँ ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए क्या होगा, इसलिए सेकंड वाला मोर स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट वाले से। पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन नहीं है, इसको बोलते हैं आप लोग मीजोमेरिक इफेक्ट। ये हो गया मीजोमेरिक। देखिए ये मीजोमेरिक है, पहचान लो। लोन पेयर है, सामने वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर डोनेट कर रहा है वैकेंट ऑर्बिटल में, तो ये क्या है, ये मीजोमेरिक होता है। प्लस एम इतना पढ़ चुके हो आप लोग प्लस एम को, ठीक है, ये प्लस एम है। दूसरी बात मैं करूं, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पर क्या होगा, कार्बन, सिंगल कार्बन, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके पास पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे p ऑर्बिटल होंगे वैकेंट। यहाँ पर कार्बन के पास भी, इनके पास भी p ऑर्बिटल है, और इनके पास पे पाई बॉन्ड बना देता हूँ। देखो यहाँ पे ये ओवरलैप हो चुके हैं, यहाँ पाई बॉन्ड बन चुका है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। ये कुछ इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड C और पॉजिटिव H2। ठीक है, देख लेना, ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड है। बाकी हाइड्रोजन रख लेना आप कार्बन की जगह में। देखो ये इस तरीके का है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पाई के बाद अगला वाला वैकेंट है, तो ये क्या करता है, ये अपने पाई को इधर शिफ्ट कर लेता है। यहाँ पर कार्बन ऐसे रह जाता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2, और यहाँ पे कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, ये रेजोनेंस है। अब इन्हीं का भाई, जब दो चीज़ों को हम पहले ही नाम दे चुके थे, मीजोमेरिक, रेजोनेंस, तो अब तीसरी चीज़ के लिए, अब तीसरी चीज़ जो नई दिखी हमको है, तो वो भी स्टेबिलिटी लाएगी। अब उसको हमको नया नाम देना पड़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन है कुछ नहीं, इन्हीं का भाई है, मीजोमेरिक और रेजोनेंस का ही भाई है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये कुछ नई चीज़ नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन केवल नाम बदला गया है, बाकी सेम एज इट इज़ होता है। तीसरा मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन बताऊं तो हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से होगा, यहाँ पे कार्बन, वैकेंट ऑर्बिटल, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों डोनेट कर देगा। जब इसके पास पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा, और यहाँ पे कुछ किस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन, इधर हाइड्रोजन और H पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये इसको आप बोल सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बोल सकते हैं इसको आप लोग, बिल्कुल बोल सकते हैं ये बात। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको आप बोल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, तो ये कुछ कार्बोकटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल देखा आपने। मीजोमेरिक का देख लिया था, मीजोमेरिक में स्टेबलाइजेशन आता था, बिल्कुल आता था। आपने रेजोनेंस में भी देख लिया था कैसे स्टेबलाइजेशन आता था, और हाइपर कॉन्जुगेशन में ये थर्ड वाला पार्ट जो है, इस हाइपर कॉन्जुगेशन का भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से स्टेबलाइजेशन आता है। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं, ये स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए भी कभी कभार पूछ लेता है कि बताइए, यहाँ पर मैं पॉजिटिव रख लूँ, चलिए ये तो मैं करा ही चुका हूँ, इसको छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इसको रहने देता हूँ।
इसको मैं करा चुका हूँ। इसको बता दीजिए आप लोग। यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज रख लूँ, यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज रख लूँ, और यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज रख लूँ। ठीक है, तो ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। मुझे बताइए ए बी सी में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? बताइए, फटाफट बताइए। अरे सी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या इसके साथ ऑर्डर बताओ भाई पूरा। क्या इसके साथ हैं कोई बच्चे? क्या नीतीश भट्ट जी के साथ में हैं कोई बच्चे? कोई और बताना चाह रहा है? किसी और को सी सही लग रहा है? क्या होगा? हम्म, देखो ये sp2 है, नेक्स्ट वन इज sp3 और इसके पास जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो दो अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, तो यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है। यहाँ पर पॉजिटिव है, इससे जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है। तो यहाँ पे CH3 है, यानी तीन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, और तीन बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो एक वन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे फोर अल्फा हाइड्रोजन आपके पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, और यहाँ पे कार्बन ने एक बॉन्ड ऊपर के लिए बना चुका है, ये वाला एक बॉन्ड ये बना चुका है, तो दो इसके पास हाइड्रोजन होंगे। तो तीन और तीन छः, अरे सात, आठ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो सी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर बी वाला, फिर ए वाला। तो स्टेबिलिटी हम लोग ऐसे इसकी बताएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ चुकी है? इसको बताइए। यहाँ पे बेंजीन टाइप रिंग बना दी मैंने, साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और ये। बताइए ए, बी और सी में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? स्टेबिलिटी बताइए। बताइए, जल्दी बताइए। देखो बच्चों, इस वाले कार्बन पे, ये जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है, और ये वाला भी sp3 है। तो इसके पास तो तीन अल्फा हाइड्रोजन होंगे, CH3 होगा, दो बॉन्ड कार्बन ने बना चुके हैं, तो दो हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे, दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, और सेम एज दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। तो दो और दो चार, पाँच है सात, सेवन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हमको दिखेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये sp2 है, इससे जुड़ा हुआ ये वाला भी sp3, ये वाला भी sp3। तो इस पे दो हाइड्रोजन होंगे, और ऊपर वाले पे एक हाइड्रोजन होंगे, यानी यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तीन अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे ये sp2 इसके साथ में जुड़ा हुआ है sp3, पर इसने एक ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि तीन बॉन्ड ये ऑलरेडी बना चुका है। तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन हमको दिखेगा। तो बी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सी वाला, फिर ए वाला। ये इसका ऑर्डर इस तरीके से आपका हो जाएगा। क्या सबने सही किया था? क्या सबने ही सही किया था? अल्फा हाइड्रोजन देखने आ चुके हैं? अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखने हैं पता है ना? अल्फा हाइड्रोजन देखना सबको आता है? चलिए, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फ्यूज्ड रिंग, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, और यहाँ पर पॉजिटिव है। ए, बी और सी। मुझे ये तीनों बताइए, कौन सी स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी?
बताइए। ए वाला। इसके बाद अरे अल्फा हाइड्रोजन कितने नहीं आ रहे हैं क्या यार? दो यहाँ पे, दो यहाँ पे और एक यहाँ पे, 5 इस पे हो जाएंगे। दो और दो चार, दो और एक तीन, 3 अल्फा हाइड्रोजन इस पे हो जाएंगे। और इस पे कितने हो जाएंगे? दो और दो 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये है भाई सिंपल सा। इतने जल्दी गिन सकते हो तुम लोग यार, इतना पता नहीं चल रहा है क्या? दो और दो 4 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ए वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सी वाला, फिर बी वाला, ये हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। ये हो जाएगा ऑर्डर। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलें? अच्छा, एक और क्वेश्चन करो। CH2 के ऊपर पॉजिटिव, CH3 ए, CH2 के ऊपर पॉजिटिव, CH3 बी। बताइए विच वन इज मोर स्टेबल? विच वन इज मोर स्टेबल? दिमाग लगाना, हाँ दिमाग है तो, अगर है तो लगाना, वरना उसको कबाड़ी में बेच देना। खैर बिकेगा तो है नहीं। दिमाग है तो जरूर लगाएं, बुद्धि का प्रयोग करें बच्चों, जरा दिमाग लगाएं और सोचें कि क्या होगा इसका आंसर। बताइए, जल्दी बताइए। मैं बताऊं? जल्दी बताइए भाई, ये YouTube में भी जाती है वीडियो, तुम्हारे बहुत वेट करना पड़ता है वरना। जल्दी बताइए आप लोग। हम्म, ए वाला, हाँ ठीक है। अच्छा, ए वाला आप बता रहे हैं आंसर, है ना? आप नीतीश जी ए आंसर बता रहे, किस विहार पे आप आंसर बता रहे, क्या आप मुझे बता सकते हैं? किस, अरे क्यों ए आंसर क्यों आएगा? क्या आप मुझे आंसर इसका बता सकते हैं, क्यों आएगा इसका आंसर? ये यहाँ पे रेजोनेंस होगा, हाँ ठीक है। बॉन्ड घुमाएंगे तो रेजोनेंस बन हो रहा है, रेजोनेंस होगा तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, फिर ये बॉन्ड इधर घूमेगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। और CH3 के सामने जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा होगा। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है? यहाँ पर बी वाले में आप बॉन्ड घुमाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, फिर बॉन्ड घुमाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर बॉन्ड घुमाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर केवल रेजोनेंस हो रहा है बी वाले में, और ए वाले में बॉन्ड घूमने पर यहाँ पर जैसे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर CH3 भी है और CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा होगा। क्या इतनी बात समझ चुके हो? क्या इतनी बात समझ चुके हो? ए वाले में रेजोनेंस, क्या कंप्लीट समझाऊं कि हो गया? ए वाले में रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है और बी वाले में केवल रेजोनेंस है, तो ए वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बी वाले से। क्या इसको कंप्लीट समझाऊं कि इतनी बात समझ में आ चुकी है? आ गए ना? ए वाले में रेजोनेंस के साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा होगा। यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव आएगा तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने लग जाएगा। ये इस पोजीशन पे जैसे पॉजिटिव आ जाएगा, CH3 इधर है, यहाँ पे CH3 है,
तो यहाँ पे CH3 है तो ये हाइपर कॉन्जुकेशन यहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो रेजोनेंस के साथ में यहाँ पर A वाले में हाइपर कॉन्जुकेशन भी है और B वाले में केवल रेजोनेंस है, तो यहाँ पर A वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा B वाले से। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। CH2 के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड लगा लूँ और यहाँ पर मैं लगा लूँ CH3। करते रहो, हाँ करते रहो, अरे कम से कम वेट मत किया करो, तुरंत समझ लिया करो क्या क्या हो रहा है इसमें। CH2 के ऊपर पॉजिटिव और इधर लगा लूँ मैं CH2 CH3, और तीसरा कंपाउंड में ले लूँ इस तरीके का, CH2 के ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे मैं लगा लूँ CH, इधर CH3 और इधर CH3। तो मुझे A, B और C, और चलो D भी लिख लेता हूँ मैं, D भी एक कंपाउंड और दे देते हैं, D भी लिख लेते हैं। CH2 के ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे C, इधर CH3, इधर CH3 और इधर CH3। तो मुझे बताइए ABCD में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बताइए बच्चों, बताइए जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नीतीश जी नहीं आ रहा है क्या? जल्दी आप लोग बताएंगे। आप लोगों के पास यहाँ पर टाइमर सेट करने का नहीं है यार, वरना टाइमर सेट करते हैं, आप लोगों को टाइम दिया जाता प्रॉपर। चलिए मैं ही बता रहा हूँ, नहीं आ रहा है तुम लोगों को। रेजोनेंस होगा, बॉन्ड घूमेगा इधर पहले वाले में, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड घूमेगा इधर, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। बी वाले में सेम एज इट इज़, बॉन्ड इधर घूमेगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, बॉन्ड इधर घूमेगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर एज इट इज, ये बॉन्ड इधर घूमेगा, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड इधर घूमेगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और थर्ड वाले में, फोर्थ डी वाले में 0 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ए वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। इस तरीके से स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है? क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है? आ चुकी है ना? गर्विता जी आ रहा है समझ में? साक्षी, साक्षी, गर्विता, साक्षी क्या आ रहा है? पक्का? और क्या नाम है, देवयानी वगैरह जो है, देवयानी है, अनमोल, आ रहा है आप लोगों के समझ में? देवयानी आ रहा है ना? ठीक है। अब देखो मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन पार्ट की। अब एप्लीकेशन पार्ट पे चलते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की एप्लीकेशन। देखिए होता क्या है, इसमें एक रिएक्शन आती है जिसको बोला जाता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल आपकी फेवरेट पसंदीदा चीज़। देखिए अल्कोहल, देखो होगा क्या,
यहाँ पे आएगा OH और O के पास 2 लोन पेयर होंगे। इसको जैसे ही H पॉजिटिव दिखेगा तो ये इसका लोन पेयर अटैक करेगा H पॉजिटिव पे, और H पॉजिटिव पे अटैक कर देगा तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे O, उसके पास एक H ऑलरेडी था, इसने ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन पॉजिटिव पे अटैक किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और लोन पेयर डोनेट किए हैं तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब ये H2O बन चुका है तो ये लीविंग ग्रुप बन चुका है, ये लीव कर जाएगा, और लीव कर जाएगा तो यहाँ पे H2O का बाहर निकल जाएगा H2O, और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया है, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और ये न्यूट्रल कंपाउंड H2O बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे देखो CH3 था, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देकर चला जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा ये बन जाएगा कुछ एल्कीन। अच्छा, मैंने ये रिएक्शन कराई क्यों? ये रिएक्शन इसलिए कराई क्योंकि जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है वो डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पे, या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। कार्बोकैटायन कब स्टेबल होगा? जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, जब हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा। मतलब मैं इस रिएक्शन का मैं रोल बताता हूँ आपको कहाँ पे आएगा, इस रिएक्शन का मैं रोल बताता हूँ कहाँ पे आएगा। देखिए, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन किस तरीके से, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पे OH मान लेते हैं और यहाँ पे कुछ ये है, और इसमें लिया गया है K1 और यहाँ पे H पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे OH लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है H पॉजिटिव और K2, और तीसरा कुछ किस तरीके से, तीसरा कुछ इस तरीके से OH और यहाँ पे लिया गया है K3 और H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पूछा है कि किसका रेट फास्ट होगा। अब रेट का फास्ट होना हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, रेट का फास्ट होना हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, देखो भाई, मैं आपको बता लेता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो, रेट का फास्ट होना कैसे डिसाइड करेंगे। अब H पॉजिटिव आएगा तो H2O निकलेगा, और H2O निकलेगा तो A वाले की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, A वाले की H2O निकलेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्पीसीज बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाना है, ठीक है। दूसरा वाला जो बनेगा, दूसरे वाले में आपको पता है कि यहाँ पर भी H2O निकलेगा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, यहाँ पर भी पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव बन जाएगा, और तीसरा जो बनेगा, तीसरा वाले में यहाँ पर भी पॉजिटिव बन जाएगा। जो H2OH है वो OH निकल कर पॉजिटिव ले आता है। देखो, यहाँ पे मैंने बताया था पिछले वाली स्लाइड में, देखो पिछली वाली स्लाइड में H2O निकला था, तो इस पोजीशन पे H2O निकल के वहाँ पर पॉजिटिव आ जा रहा था। तो एज इट इज़ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ होता है यहाँ पर, और एज इट इज़ अगर यहाँ पर होगा तो इन पोजीशंस पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब मैंने कहा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। अब इस कार्बोकैटायन को देखो, यहाँ पर क्या है, ये sp2 है, इससे जुड़े हुए sp3 है, यानी यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पर CH3 होगा, और यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुके हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पे CH3 होगा, और यहाँ पर इससे जुड़े हुए पे 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। अल्फा हाइड्रोजन गिन लो तो 3 और 3 6 और 7 8, यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा A में है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, K2, उसके बाद K3। तो स्टेबल जो सबसे ज़्यादा होगा उसकी रेट भी फास्ट होगी। तो ये होता है, मतलब मैंने बताया दिया था आपको, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to stability of carbocation, stability of carbocation। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है, तो A वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर B वाला, फिर C वाला, तो रेट भी K1 की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर K2 की, फिर K3 की। क्या बात इतनी समझ में आई आप लोगों की? क्या इतनी बात समझ में आई? पक्का?
अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखिए। ए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बेंजीन रिंग टाइप की ये रिंग है, यहाँ पे मैंने ओ एच डाल दिया, ठीक है। इसमें मैंने लिख दिया एच पॉजिटिव और यहाँ पे लिख दिया मैंने K1। दूसरा मैंने बी वाला कंपाउंड कुछ इस तरीके से ले लिया, बी वाला कंपाउंड मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया यहाँ पे ये, और यहाँ पे रख दिया मैंने OH, OH मैंने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे मैंने रख दिया K2 और यहाँ पे H पॉजिटिव, और C मैंने कंपाउंड रख दिया आपके पास यहाँ पे ये, और यहाँ पे मैंने OH रख दिया OH, ठीक है। और यहाँ पे रख दिया मैंने K3 और H पॉजिटिव। अब मुझे बताइए किसकी, ये सारे अल्कोहल्स हैं, तो आप मुझे बताइए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का रेट क्या होगा? K1 का ज़्यादा होगा, K2 का ज़्यादा होगा, या K3 का ज़्यादा होगा? तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मुझे फटाफट आप लोग बता देंगे क्या होगा इसका ऑर्डर। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। आपके पास टाइम है, यूट्यूब वाले भी जो देख रहे होंगे वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी अपने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, फिर करेक्ट कर लेना कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जरा फटाफट करो, फटाफट कीजिए। हम्म अच्छा, मतलब K1 का रेट सबसे ज़्यादा, फिर K2 का, फिर K3 का ना, ये कहना चाह रहे हो? देख लेते हैं ए वाले में क्या बनना है। ए वाले में कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बी वाले में कुछ इस तरीके कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और सी वाले में कुछ इस तरीके कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इनके हेल्फ हाइड्रोजन गिन लो, सिंपल है। यहाँ पे CH3 होगा, अब यहाँ पे दो बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो दो बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे, दो बॉन्ड ये बन जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हुए? 3 4 5 6 7 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे गिन लेते हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐसे, और तीन बॉन्ड ये, और चौथा ये, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप लोग देखिए ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर बी की, फिर सी की, यानी K1 का रेट सबसे ज़्यादा, या फिर K2 का, फिर K3 का। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है? रोल ऑफ फ्री रेडिकल भी अभी करा दूं, फ्री रेडिकल वाला भी अभी करा दूं क्या? जल रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल वाले में क्या होता है, देखो CH3 CH2 रेडिकल का मैं बात करूँ तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, देख लेना, गिन लेना आप लोग, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन, ये फ्री रेडिकल अगर डिलोकलाइज कर जाए किसी टाइप से, डिलोकलाइज कर जाए, तो ये थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिखाएगा। तो कैसे होगा देखिए, अगर मैं यहाँ पे CH3 को लिख दूँ, CH3 को मैं लिख दूँ, और यहाँ पर लिख दूँ ये C, और यहाँ पर H, और यहाँ पर H, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन से, ध्यान से देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन से, दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को वो छोड़ देगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ देगा। और छोड़ने के बाद ये देखो मैंने सिंगल हेडेड एरो बना रखा है, सिंगल हेडेड एरो इस्तेमाल होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए। तो यहाँ पर क्या, किस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, C, इधर इधर H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड C, इधर H और इधर H, और H के ऊपर आ जाएगा फ्री रेडिकल, H के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब देखिए आपकी इस वाले के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इस वाले के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इस वाले के पास, और इस वाले के पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो ये फर्स्ट वाले से ज़्यादा स्टेबल है सेकंड वाला, सेकंड वन इज़ मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल वाले में होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल्स आप लोगों को कराऊँ, क्वेश्चन इसके कराऊँ, यहाँ पर स्टेबिलिटी ही इसमें कंपेयर करने के लिए देता है, यहाँ पर फ्री रेडिकल दे दिया है,
और बी वाला बी ए है, और यहाँ पे कुछ फ्री रेडिकल दे देगा, ये बी है। और सी वाला मैं बताता हूँ आपको, सी वाला यहाँ पे CH3 कर देते हैं सिंपली CH3, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये फ्री रेडिकल यहाँ पर है, तो ये सी वाला हो जाएगा। तो ए बी सी में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, तो यानी यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर CH3 होगा, और यहाँ पर CH3 होगा। तो यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर बी की, फिर सी की, सेम एज इट इज़ है हाइड्रोजन वाली की तरह, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस यहाँ वहाँ पे हाइड्रोजन पूरे इलेक्ट्रॉन दे देता था, यहाँ पर सिंगल एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो फ्री रेडिकल का भी एज इट इज़ वैसा ही आ जाता है। यहाँ पे फ्री रेडिकल है दूसरा, सॉरी वेट 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 वेट, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर फ्री रेडिकल बना देता हूँ, तीसरा में बना देता हूँ यहाँ पर फ्री रेडिकल। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी सी में से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मेरे हिसाब से, देखो यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सी वाले में तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। बी वाले में देखते हैं, बी वाले में क्या है, 3 ऊपर हो गए, 4 5 6 7, बी वाले में 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। और सी वाले ए वाले में क्या है, ए वाले में यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, 1 अल्फा हाइड्रोजन। जिसको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने नहीं आ रहे वो मेरे को प्रॉपर फ़ोन कर सकता है, ठीक है। बी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर सी वाला, फिर ए वाला। तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है। मेरे हिसाब से इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, इतनी बातें मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए, है ना। आ रही हैं, आ रही हैं। यानी होगा क्या, यानी होगा क्या, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, मैं बताता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, ठीक हो गया। ये यहाँ पर भी होता है, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर किस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलती है हमको। एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करें तो यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे हमको देखिए, यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलता है। एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है, ठीक है। कॉल आ गया था बीच में तो इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपने हेलोजिनेशन रिएक्शन देखी हुई है, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन। यहाँ पे Br2 के साथ में रिएक्शन कराते थे और H न्यू लाइट डाल देते थे, तो यहाँ पर क्या बन जाता था आपका CH3Br। ये क्लास 11th में कर रखी है आपने। HBr बाहर हो जाता था, CH3Br बन जाता था, ठीक है। अब मैकेनिज्म कैसे बताते थे इसका, मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता था, मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता था कि हमने क्या किया, CH3, एक मिनट यार, हमने क्या करा कि CH4 पे मैंने H न्यू लाइट डाली, H न्यू लाइट डाली, तो सारे के सारे बॉन्ड तो एक जैसे ही है। H न्यू लाइट क्या करेगा, H न्यू मैंने बताया था होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक की कंडीशन है, उनमें से H न्यू लाइट होमोलाइटिक क्लीवेज की कंडीशन है। तो यहाँ पे बीचों बीच से बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा प्लस H फ्री रेडिकल बन जाएगा। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ, Br2 पे मैंने लाइट डाली, H न्यू लाइट डाली, तो यहाँ पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, Br फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये दोनों आपस में कंपेयर हो जाएंगे। थर्ड स्टेप की मैं बात करूँ तो अब H न्यू लाइट अपना काम कर चुकी है, अब क्या होगा, CH3 फ्री रेडिकल आएगा, Br फ्री रेडिकल आएगा, और ये CH3 और Br आपस में कंपेयर होकर CH3Br बना लेते हैं। और चौथा स्टेप जो होता है, चौथा स्टेप में H फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल आपस में मतलब आपस में जुड़ के HBr बना लेते हैं, ये चौथा स्टेप हो जाता है। तो चारों स्टेप ये मैंने बता दिए हैं। CH3Br कैसे बनता है ये मैकेनिज्म में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके से बनता है आपका।
तो बात ये है आपकी, क्वेश्चन कैसे उठता है यहाँ से, क्वेश्चन कैसे उठकर आपके सामने आता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन उठकर आप लोगों के सामने आता है कि यहाँ पे आपको पास बी आर दे देगा और यहाँ बी आर टू दे देगा और यहाँ पे एच न्यूलाइट दे देगा। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है, देखिए आपके पास दो तरीके का कंपाउंड बन सकता है, हो सकता है बी आर यहाँ पे जुड़े और हो सकता है बी आर यहाँ पे जुड़े। तो हम कैसे पता करेंगे कि सर कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा? तो ये सब पता चलता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल से, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल से। और फ्री रेडिकल में क्या होता है, फ्री रेडिकल में हमको देखने होते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए कैसे हम देखेंगे, ध्यान से समझिए, मैकेनिज्म मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं दो तरीके से इसको तोड़ूँ, यहाँ पे मैंने एच न्यू लाइट डाली और यहाँ पे मैंने एच न्यू लाइट डाली, दो तरीके से क्लीवेज हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होंगे। क्या ये सब दिख रहा है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ और बी और ये देखिए, ये और ये जिनको मैंने दोनों को बी लिखा हुआ है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों में, इन दोनों के दोनों सेम ही है। वो इधर से भी हाइड्रोजन तोड़ोगे, उधर से भी हाइड्रोजन तोड़ोगे तो बात एक ही बनेगी, ठीक है ना, बात एक ही होगी क्योंकि दोनों सेम ही है, बस ए और बी में डिफरेंस है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या होगा, मैं अगर ए से हाइड्रोजन का क्लीवेज कराऊं, तो ए से हाइड्रोजन का क्लीवेज में कराऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा इस पोजीशन पे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और बी वाले से मैं क्लीवेज कराऊंगा तो फ्री रेडिकल बन जाएगा इस पोजीशन पे। अब जो वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा वो वाला मेजर हो जाएगा। अब इस फ्री रेडिकल को देखिए, यहाँ पे ये sp2 है, ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ, फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ कार्बन, फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 कार्बन होता है। तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे sp3 से जुड़ा हुआ है, ये अल्फा हाइड्रोजन के पास है। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इस कार्बन से केवल जुड़ा हुआ है जो sp3 है और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये ज़्यादा रिएक्शन को दिखाएगा, यानी यहाँ पर ये फ्री रेडिकल था, यहाँ पे बी आर फ्री रेडिकल आएगा, दोनों में बॉन्ड बन जाएगा और ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड ये जो बना हुआ है, यानी फर्स्ट वन इज मेजर कंपाउंड एंड सेकंड वन इज माइनर कंपाउंड। क्या इतनी बात सबको समझ में आ चुकी है? क्या इतनी बात समझ में सबको आ चुकी है? तो मेजर माइनर आप बता सकते हैं कैसे होगा? किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो मैं एक क्वेश्चन लास्ट में और करा देता हूँ, ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, इस तरीके का, और यहाँ पे Br2 डाल दिया जाए और H न्यू लाइट डाल दी जाए और बोला जाए कि कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो Br जुड़ सकता है यहाँ पे, दूसरा Br जुड़ सकता है आपका यहाँ पे, और तीसरा Br जुड़ सकता है आपका यहाँ पे, और चौथा Br जुड़ सकता है आपका यहाँ पे। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है, 4 जगह से। देखो यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे CH2 होगा और यहाँ पे CH3 होगा, ठीक है, ये है। तो ये A B, ठीक है, A B, ये C, ये D कर दिया, ABCD, और ये E ले लिया हमने, ठीक है। तो देखो होगा क्या, अब एक एक का फ्री रेडिकल, अब देखो कुल मिला के तुम्हें पता ही है यार, देखो सुनो, पिछली वाली स्लाइड में पता है तुम्हें, इतने सारे ये प्रोडक्ट बनवा रहा है, यहाँ पे इतने सारे ये प्रोडक्ट बनवा रहा है, मगर आप जानते हो फ्री रेडिकल जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे ही Br आके जुड़ रहा है, वहीं पे Br आके जुड़ रहा है। देखो दोनों जगह पे यहाँ पर पक्का फ्री रेडिकल बना होगा, तभी Br फ्री रेडिकल
तभी यहाँ पे आके जुड़ा था जब यहाँ पे फ्री रेडिकल बना था। यहाँ पर फ्री रेडिकल बना था तभी बी आर फ्री रेडिकल आके यहाँ पे जुड़ा था। तो सीधा सीधा फ्री रेडिकल बनाने से बढ़िया तुम क्या करो, बढ़िया तुम उससे बढ़िया क्या करो, तुम उससे बढ़िया तुम चलो सीधे इस पे, सीधे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्री रेडिकल मान लो, यहाँ पे पक्का फ्री रेडिकल बना होगा। अब इस फ्री रेडिकल से जुड़े अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे एक कार्बन था, इस कार्बन के 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके थे, एक हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल बना होगा ये वाले बीच में सेंटर पे, तभी यहाँ पे बी आर फ्री रेडिकल आके जुड़ा होगा। तो यहाँ पर 3 और 3 6 7 8, यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पे पक्का फ्री रेडिकल बना होगा, फ्री रेडिकल यहाँ पे, अब यहाँ पे फ्री रेडिकल बना होगा, CH3 इधर है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। और यहाँ पे पक्का फ्री रेडिकल बना होगा, यहाँ पे पक्का फ्री रेडिकल बना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो ही अल्फा हाइड्रोजन इसके पास हो जाएंगे। तो सबसे मेजर प्रोडक्ट आपका ये वाला बनेगा। यानी अगर आपको रिएक्शन करवानी होगी तो रिएक्शन करवाने के बाद आपको ये पता लग जाएगा, ये आपको पता लग जाएगा, जैसे आपके पास ये रिएक्शन दे दी जाए, ये रिएक्शन दे दी जाए और Br2 डाल दिया जाए और H न्यूलाइट डाल दी जाए, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट इसमें ये वाला बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला ये समझ लो 90% ये बन जाएगा, बाकी 5-8 1-1 2-2% बन रहे होंगे, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट आपका होगा। तो मेजर और माइनर आपको हैलोजिनेशन रिएक्शन में निकालना आ चुका है। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी है? जी सबको क्लियर है? हाँ भैया। तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको हम थैंक यू कहना चाहेंगे, और अगर आपको पसंद आए तो क्या सब्सक्राइब है ना, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जो भी है करते रहिए। देखिए ठीक है। अब